हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एलटी के पेडागोजी के सिलेबस का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इस यूनिट के हम पहले टॉपिक की बात करेंगे, जिसे कहते हैं हम एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक संस्कृत धातु के शिक्ष वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो बालकों के अंदर कुछ गुण छुपे होते हैं, उन छुपे हुए गुणों को बाहर लाना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा से हमारा तात्पर्य है सीखना, सीखना या फिर सिखाना। तो सीखने का मतलब क्या होता है? बालकों के अंदर जब वो पैदा होते हैं उस समय से ही कुछ अंतर्निहित गुण होते हैं, उन गुणों को विकसित करना और बाहर लेके आना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ये जो शब्द है शिक्षा, ये संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। लेकिन अंग्रेजी में इसे एजुकेशन कहा जाता है, और एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम या फिर एडुसिरी शब्द से बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना या फिर विकसित करना। यानी कि एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ आपके अंदर जितनी भी शक्तियाँ होती हैं दबी हुई, उन अंदर की दबी हुई शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। टू लीड द चाइल्ड इनसाइड टू द आउटसाइड। ई मीन्स होता है आउटसाइड और डी को मीन्स होता है टू लीड। मतलब आपके अंदर जो भी भावनाएं, जो भी शक्ति अंतर्निहित है, उन सारी शक्तियों को बाहर निकालना। कुछ साइंटिस्टों ने इसके बारे में कुछ डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी है। उन परिभाषाओं को भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन परिभाषा कि जिस तरह से पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार से बालक का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। मतलब आपके पास एक पौधा है, आपको उसे विकसित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे पानी देना पड़ेगा, हवा देनी पड़ेगी, खाना देना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि कोई बालक विकसित हो, उसके दिमाग का विकास हो, उसके शरीर का विकास हो, तो उसके लिए आपको उसे क्या देना पड़ेगा? शिक्षा देना पड़ेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। इसी प्रकार से दूसरा डेफिनेशन देखिए, जिस तरह से बालक का शारीरिक विकास भोजन के द्वारा होता है, उसी तरह से बालक का मानसिक विकास शिक्षा के द्वारा होता है। मतलब जैसे कि आपको एक बालक के मानसिक विकास के लिए उसे भोजन देना पड़ता है समय समय पर, उसी प्रकार से बालक के मानसिक विकास के लिए आपको उसे क्या देना होगा? शिक्षा देना होगा। ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। इन दोनों की परिभाषाएं लगभग एक जैसी हैं, बस जॉन लॉक ने प्लांट का उदाहरण लिया, पौधे का, और जॉन डीवी ने बालक का ही उदाहरण लिया है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन शब्द का अर्थ जो है क्या है। इसको समझाने के लिए दोनों तरह की भाषाओं का उपयोग किया है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। अब एजुकेशन के बहुत सारे अर्थ निकल कर आते हैं, सबके अपने अपने, जो भी समझा जिसने उस हिसाब से उसने उसका वही अर्थ मान लिया। तो सबसे पहले हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो संकुचित अर्थ का मतलब होता है बहुत छोटे रूप में। तो शिक्षा की अगर चर्चा की जाए तो माता पिता और जो विद्यालय के लोग होते हैं, उन्होंने आजकल शिक्षा को संकुचित रूप में मान रखा है कि केवल यह एक डिग्री लेने का माध्यम है, और शिक्षा से हमको क्या मिलती है? नौकरी मिलती है। तो इस प्रकार से संकुचित अर्थ में देखा जाए तो विद्यालयों से प्राप्त की जाने वाली वो शिक्षा जो हमें नौकरी करने के लिए या पैसा कमाने के लिए तैयार करती है, वही क्या होती है? वही शिक्षा होती है। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। प्रोफेसर ड्रेवर का कहना है कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एंड बाय विच नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ यंग्स आर शेप्ड एंड मोल्डेड। ये भी पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसकी है। तो संकुचित अर्थ में मैकेंजी ने कहा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक की गए प्रयासों से हो सकता है। मतलब केवल हमने उन्नति के लिए जो प्रयास किया है वही शिक्षा है, शिक्षा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नैरोअर मीनिंग जो है शिक्षा का, वो उसे ख़राब करता है, उसके अच्छे मीनिंग को छुपा देता है, दबा देता है। जो शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, वाइडर मीनिंग क्या बताता है शिक्षा के बारे में? तो वाइडर मीनिंग में शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और ये कभी नहीं रुकती। यानी कि ये एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायनेमिक प्रोसेस।
शिक्षा बालक के व्यक्तित्व को विकसित करती है, उसका हर तरह से विकास करती है, जिसे कहेंगे हम सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बालक के दिमाग का विकास, उसके शरीर का विकास, उसके भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास सब कुछ करती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षण विकास की वह प्रक्रिया है जो सारी जिंदगी, पूरे जीवन भर चलती रहती है। प्रोफेसर डम्बिल का कहना है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन माला के बीच कार्य चलते ही रहते हैं। और J.S. मैकेंजी का कहना है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक अर्थात आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती है। तो ये है वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अगर एक लाइन में कहें तो आपका जो पहले था संकुचित मीनिंग था एजुकेशन का, उसका मतलब ये था कि केवल स्कूलों में यानी कि विद्यालयों में ली जाने वाली शिक्षा जो हमें कमाने यानी कि नौकरी करने लायक बनाती है। लेकिन शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि शिक्षा आपके शरीर का सर्वांगीण विकास करती है और ये जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक डायनामिक यानी कि प्रगतिशील तरीके से चलती रहती है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ पर, जिसे बोलते हैं हम एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करती है। यानी कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसका शरीर का सर्वांगीण विकास हो गया होता है, उसे सभ्य और सुलभ व्यक्ति माना जाता है। ये हो गया शिक्षा का विश्लेषणात्मक मीनिंग। इस मीनिंग को समझाने के लिए कुछ बिंदुओं पर खास चर्चा की गई है। आइए हम एक बार वो बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहला है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक यानी कि सोशल प्रोसेस या डायनामिक प्रोसेस। तो देखो, मनुष्य सदैव किसी न किसी समाज में रहता है और शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता है जिससे स्वयं को कोई व्यक्ति असहाय महसूस ना करे। ये अच्छे नागरिकों का निर्माण करती है, अच्छे नेतृत्व क्षमता का विकास करती है और शिक्षा के द्वारा हम एक सभ्य समाज का नींव रख सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा जो है वो हमारे समाज को सभ्य और सुलभ बना रही है। दूसरा पॉइंट देखिए, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ये सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ये किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, तो ये कहा था जॉन एडम्स ने। तो शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है यानी कि इसमें दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव होता है शिक्षक जो कि ज्ञान प्रदान करता है और दूसरा ध्रुव होता है आपका छात्र जो कि ज्ञान लेता है ना। ज्ञान प्रदान करने वाले को एक ध्रुव मान लिया, ज्ञान लेने वाले को दूसरा ध्रुव मान लिया और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। यानी कि एक के बिना दूसरे की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। देखिए जॉन एडम्स ने क्या कहा कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव होते हैं, इसीलिए यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें उनकी शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के बीच चलती है। ये शिक्षार्थी भी होना चाहिए और शिक्षक भी होना चाहिए, तभी आपकी ये जो प्रक्रिया है ये भली भांति चल सकेगी। लेकिन इसके अलावा जॉन डीवी आए, उन्होंने बोला कि भाई शिक्षक जो है वो एक शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यानी कि इसमें तीन ध्रुव होते हैं, दो नहीं तीन ध्रुव होते हैं। इसमें तीन ध्रुव कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। एक तो होता है हमारा शिक्षक, दूसरा होता है हमारा शिक्षार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। यानी कि बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को कुछ नहीं सिखा सकता। शिक्षक को शिक्षार्थी को सिखाने के लिए एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता जरूर होगी। तो अभी इन सब अर्थों को मिलाकर शिक्षा का एक वास्तविक अर्थ निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो वास्तविकता में शिक्षा क्या है ये समझाया गया है इसके अंतर्गत। तो वास्तविक अर्थ में शिक्षा मनुष्य को पूर्णता प्रदान करती है, गतिशीलता प्रदान करती है, उसे समाज में रहने लायक बनाती है, उसके अस्तित्व को और ज़्यादा निखारती है, उसको समाज के लोगों के बीच एक सभ्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट के आधार पर हमें ये पता चला कि शिक्षा के कुल 5 तरह के अर्थ होते हैं। कौन कौन से 5 अर्थ होते हैं? सबसे पहला शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, जिसमें बोला गया है कि शिक्षा जो है वो केवल स्कूलों में, विद्यालयों में प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो हमें नौकरी करने योग्य बनाती है। दूसरा है
शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तीसरा है शिक्षा का एनालिटिकल मीनिंग यानी कि विश्लेषणात्मक अर्थ। चौथा है व्यापक अर्थ और सबसे अंतिम है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। और हमने सभी के सभी बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में ये कई बार पूछी गई हैं। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। सबसे पहले पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक, सामंजस्य और प्रगतिशील बनाती है। दूसरा है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य के आंतरिक पूर्णता की अभिव्यक्ति है। गांधी जी ने कहा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम के समग्र रूप को बाहर निकालना है। गांधी जी वाली इम्पोर्टेंट है और अरस्तु वाली भी इम्पोर्टेंट है। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही क्या है, शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन को परिस्थितियों में सामंजस्य बनाना भी सिखाती है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है। तो इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट कोई पूछे मेरे से तो एक रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा महात्मा गांधी। इसके अलावा शंकराचार्य जी ने भी संस्कृत में कुछ शब्द बताए जिससे शिक्षा को परिभाषित करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। तो वो शब्द थे सा विद्या या विमुक्ति। मतलब शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। इसके अलावा अगला टॉपिक होगा शिक्षा के प्रकार। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? शिक्षा के कई सारे प्रकार हैं जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालयों में, विशेष प्रकार से संस्थाओं में विचार पूर्वक तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित करके बच्चों को दी जाती है। ये एक निश्चित समय में दी जाती है, इसकी एक निश्चित रूपरेखा होती है ना। तो जो विद्यालयी शिक्षा है ना उसी को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिकतर ये शिक्षा दी जाती है और इसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निर्धारित समय भी होता है, उसी समय पर ये शिक्षा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कहना है कि औपचारिक शिक्षा वह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है जो उन लोगों को शिक्षा दी जाती है जिन्हें पहले शिक्षा छोड़ दी थी। ठीक है, औपचारिक शिक्षा। इस शिक्षा के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? घर, परिवार, समाज और आपका राज्य, समाचार पत्रिकाएं, रेडियो। इसके अलावा एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कि किसी से भी जन्म से लेकर मृत्यु तक आप प्राप्त कर सकते हो। ये किसी स्पेशल विद्यालय में नहीं दी जाती, ना ही किसी पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है, ना ही आपकी किसी एक योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है। ये कहीं भी किसी रूप में प्राप्त हो सकती है। तो यह शिक्षा कहलाती है आपकी अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा केवल स्कूल में और विद्यालयों में दी जाती है जबकि अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक निरौपचारिक शिक्षा भी होती है जिसे डिस्टेंस एजुकेशन भी कहते हैं, जो कि आपकी योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त की जाती है लेकिन इसकी कोई पार्टिकुलर एजेंसी नहीं होती। मतलब यहाँ शिक्षक नहीं होता, किसी थर्ड पार्टी से आप वो शिक्षा गेन करते हो, उसको बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी औपचारिक है, कौन सी अनौपचारिक है, या औपचारिक शिक्षा हमें किससे प्राप्त होती है, अनौपचारिक किससे प्राप्त होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड टाइप, वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। तो प्रत्यक्ष शिक्षा क्या होती है? प्रत्यक्ष शिक्षा वह है जिसमें शिक्षक हो, छात्र हो, उनके बीच आदान प्रदान हो सूचनाओं का, है ना, उसे प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। ये कक्षा के अंदर होती है ना। शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं, पूर्व नियोजन किया जाता है कि भाई क्या पढ़ाना है, योजनाबद्ध तरीके से पूरा कार्य होता है, वो होती है प्रत्यक्ष शिक्षा। लेकिन एक होती है अप्रत्यक्ष शिक्षा जिसमें बालक को शिक्षा तो दी जाती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता इसमें, ना ही कोई योजना बनाई जाती है। छात्र को स्वेच्छा से आगे बढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष शिक्षा। इसके अलावा एक होती है एकल शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। एकल शिक्षा किसी एक बालक को बैठाकर व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा है, लेकिन सामूहिक शिक्षा में कई सारे बालकों को एक साथ बिठाकर एक समूह में शिक्षा दी जाती है।
ठीक है। विद्यालयी शिक्षा को हम सामूहिक शिक्षा कह सकते हैं, और जो बच्चे ट्यूशन्स वगैरह लगाते हैं उसे हम एकल शिक्षा कह सकते हैं। इसके अलावा अगला है सामान्य शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षा। सामान्य शिक्षा वे होती है जो विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा होती है, बालकों को सामान्य जीवन यापन के लिए तैयार करती है, ठीक है। इसे हम उदार शिक्षा भी कह सकते हैं। लेकिन किसी विशेष उद्देश्य से दी जाने वाली शिक्षा को हम कहते हैं विशिष्ट शिक्षा, ठीक है। सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा है, यहाँ गलती से लिख दिया है सामूहिक शिक्षा, तो आप इसको ठीक कर लेना। विशिष्ट शिक्षा वह होती है जो स्पेसिफिक एजुकेशन कहलाती है अंग्रेजी में, और ये किसी विशेष व्यवसाय के लिए दी जाती है। जैसे इंजीनियरिंग की शिक्षा है ना, इंजीनियरिंग के लोग तैयारी करते हैं तो इंजीनियरिंग की शिक्षा, डॉक्टरी की शिक्षा, ये सब हो गई आपकी विशिष्ट शिक्षा। इसके अलावा अगला होता है नकारात्मक और सकारात्मक शिक्षा, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नकारात्मक शिक्षा वह है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के नियम या कायदे कानून के अनुसार दी जाती है, बालक के स्व अनुभव, स्व प्रेरणा, स्व मूल्यांकन पर बल देती है। जबकि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एजुकेशन वह है जिसमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली के नियम तथा प्रतिनिधियों को अपनाया जाता है। ये एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति है, फिर भी इसमें बालक के पास स्व अनुभव करने का पर्याप्त समय होता है, ठीक है। तो ये सकारात्मक है, मतलब जिससे बालक पॉजिटिव तरीके से सीखता है। नकारात्मक जिससे बालक की सीखने की प्रक्रिया उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये था आपका शिक्षा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। अब शिक्षा की जो पद्धति है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शिक्षा की पद्धति की शुरुआत जो है मिस्र से हुई थी, नील नदी की सभ्यता के आसपास, और यूनान में भी हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। इसके बाद भारत में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। आइए मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछी जाती है कि भाई ये बुक किसने लिखी थी या इनके द्वारा लिखी हुई इनमें से कौन सी वाली बुक है। तो देख लीजिए भाई, सबसे पहली बुक है एमिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिल किसने लिखी थी? रूसो ने। रिपब्लिका प्लेटो ने। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेनार्ड एंड गर्ड्यूट्स, ये पेस्टोलॉजी ने दी थी। स्कूल ऑफ टुमारो जॉन डीवी। स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी। एक्सपीरियंस एंड नेचर जॉन डीवी। सोशल कॉन्ट्रैक्टर रूसो। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। कुछ इनकी कही हुई बातें भी हैं जो कि काफ़ी पूछी जाती है कि भाई ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोष समाज से आते हैं, ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। और अगर पूछेंगे द्विध्रुवी प्रक्रिया है किसने कहा था, तो क्या बोलेंगे? बताइए, कमेंट्स में बताइए किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, फटाफट। और साविद्या या विमुक्ति यानी कि शिक्षा मुक्ति का साधन है, किसने कहा था? शंकराचार्य जी ने। शिक्षा का सबसे मुख्य अंग कौन होता है, यानी कि केंद्र बिंदु कौन होता है? कौन होता है? शिक्षार्थी होता है। रूसो का पूरा नाम क्या था? जीन जैक्स रूसो। पेस्टोलॉजी का पूरा नाम क्या था? जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? अभी मैंने आपको बताया था एजुकेशन, एडुकेटम, एडुसेरी या एडुसेरी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा एडुकेटम। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्षा धातु से लिया है। इसका क्या मतलब होता है? सीखना और सिखाना। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। ऐसा किसने कहा था? J.S. मैकेंजी ने कहा था। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास है, किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था। ये सब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना और इनको बार बार रिवाइज करते रहना। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचा मिलता है। ये किसने कहा था? ड्रेवर ने कहा था। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कहा था विवेकानंद जी ने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है, महात्मा गांधी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था।
शिक्षा की प्रक्रिया का अंग इनमें से क्या है? शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, शिक्षार्थी है या उपरोक्त सभी? तो सभी हैं। क्यों? बोला था ना, शिक्षा एक त्रिदिव्य प्रक्रिया है जिसमें बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम सभी आते हैं। पौधे का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा से होता है। किसने कहा था? लॉक ने कहा था। उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है। ये किसने कहा था? बीडी भाटिया ने कहा था। कितनी बढ़िया परिभाषा दी है इन्होंने, देखिए। शिक्षा के संदर्भ में सत्य है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवर प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील और विकासशील प्रक्रिया है, या ये सभी? तो सभी होगा। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा था? एडम्स ने। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा था? जॉन डीवी। शिक्षा के संदर्भ में सत्य क्या है? शिक्षा विज्ञान है, शिक्षा कला है, शिक्षा कला विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा विज्ञान और कला दोनों है। दर्शन शिक्षा के प्रयोग के लिए एक पथ प्रदर्शक है, ऐसा किसने कहा था? बटलर ने। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, ऐसा किसने कहा था? जेंटाइल ने। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूरा स्पष्ट नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि दर्शन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अभी इनको रहने देते हैं। पहले हम फिलॉसफी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसके बाद मैं ये 8-10 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।